फुल स्पीड में चली जा रही थी। रागिनी और उसके मम्मी पापा ट्रेन में उसके साथ सफर कर रहे थे। चाय वाला चिल्ला रहा था, चाय ले लो, गरम गरम चाय। फिर पानी वाला आया, पानी पानी, ठंडा पानी, 20 का एक ठंडा पानी। फिर पान मसाले वाला आया, 14 का 2 राजहंस पान मसाला, तिरंगा पान मसाला, इसमें है केसर का दम, खाइए और कामयाबी की बुलंदियों को छू लीजिए। पापा कितना शोर शराबा कर रहे हैं ये लोग। हाँ, कभी कभी तो हद कर देते हैं ये लोग। इनका यही काम है, इसी से इनका पेट भरता है। अब तुम्हारे पापा का गांव आने वाला है, सीतापुर से 40 किलोमीटर दूर है अभी जो स्टेशन आएगा। सच में मैं गेट पर जा रही हूँ, वैसे भी मेरे सिर में दर्द हो रहा है। रागिनी उठकर गेट पर आ गई। ठंडी ठंडी हवाओं का वो आनंद लेने लगी। ट्रेन फुल स्पीड में चलती जा रही थी। ट्रेन हॉर्न बजाकर रास्ते को चीरते हुए चली जा रही थी। अंधेरे में वैसे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन दूर गांव में टिमटिमाती लाइट दिख रही थी। तभी अजीब सी हवा चली और रागिनी का दुपट्टा उड़ गया। रागिनी गिरते बची। वो वापस आकर बैठ गई। मम्मी, मेरा फेवरेट दुपट्टा उड़ गया। इतनी छोटी सी बात पर इतनी बड़ी लड़की रोती है। दूसरा ले लेना या मैं ला दूंगी। देखो, हमारा गांव क्रॉस कर रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। अरे वाह, तो हम लोग गांव क्यों नहीं जाते हैं? कितना मजा आएगा ना। अब यहाँ कोई नहीं रहता, तुम्हारे दादा दादी सब भगवान के पास चले गए, इसलिए हम सब लोग शहर चले गए। रागिनी अपने घर पहुंची और अपने रूम में चली गई। बैग अपने कमरे में रखा। उसका मोबाइल नीचे गिर गया। वो उठाने झुकी तो बेड के नीचे उसका दुपट्टा दिखा। वो चौंक गई कि ये दुपट्टा ट्रेन में उड़ गया था। वो यहाँ कैसे आ गया? उसने तुरंत ही उसे उठाया और अपने कंधे पर लेकर आईने में देखने लगी। उसके पीछे एक भूत खड़ी दिखी और वो हंस रही थी। उसकी लाल लाल आँखें, बिखरे बाल देखने के बाद रागिनी डर गई और चीखने ही वाली थी कि उसके मुंह पर भूतनी ने हाथ रख दिया। वो बेहोश हो गई। रात के 12 बज चुके थे। रागिनी के मम्मी पापा सो रहे थे। धीरे धीरे दरवाजा खुला। रागिनी के हाथ में चाकू था। धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। पापा के पास आकर वो दांत पीसने लगी और उसका चेहरा लाल होकर चुड़ैल बन गया। चुड़ैल ने चाकू ऊपर की तरफ उठाया और राजेंद्र बाबू को मारने ही वाली थी कि राजेंद्र बाबू की नींद खुल गई। वो बेड से नीचे गिर गए। चाकू बेड पर ही फंस गया। मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तुम सबको मार डालूंगी। रागिनी की माँ ने रागिनी को जोर से पकड़ा और 2 थप्पड़ दिए। उसके पापा भी उठ गए और रागिनी से चाकू लेकर दूर फेंक दिया। तुम मुझे मारना चाहती हो रागिनी बेटा? तुमको क्या हो गया रागिनी बेटा? मैं रागिनी नहीं हूँ, मैं सुरेखा हूँ। याद आया कुछ? सुरेखा? कौन सुरेखा? मैं वही सुरेखा हूँ जिसको तुमने धोखा दिया। याद करो कॉलेज के दिन की बात। सुरेखा और राजेंद्र एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन ये वो समय था जब जात पात बहुत ज्यादा ही मायने रखती थी और न मोबाइल था और न ही न्यूज चैनल। सुरेखा, हम दोनों के प्यार को क्या हो गया? मम्मी पापा मानेंगे क्या? एक बार बात करके देखो, नहीं मानेंगे तो कुछ दूसरा रास्ता निकाल लेंगे। दूसरा रास्ता कौन सा है? दूसरा रास्ता ये है कि साथ अगर जी नहीं सकते लेकिन मर तो सकते हैं ना। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। ऐसा मत बोलो, हम घर से भाग जाएंगे। तुम कल सीतापुर स्टेशन पर आ जाना, मैं भी आ जाऊंगा और भागलपुर एक्सप्रेस से मुंबई चले जाएंगे। वहाँ कोई हमें रोकने टोकने वाला नहीं होगा। ठीक है, तुम सही समय पर आ जाना। सुरेखा सुबह सुबह आ गई और राजेंद्र का इंतजार करने लगी। सुबह से शाम हो गई, लेकिन राजेंद्र नहीं आया। सुरेखा ने भागलपुर एक्सप्रेस के आगे कूदकर जान दे दी, लेकिन तुम नहीं आए और मैं उस स्टेशन पर आज तक तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मुझे लगा तुम कभी नहीं आओगे, लेकिन आज आ ही गए। तुमको पता है मैं क्यों नहीं आया? क्योंकि तुम धोखेबाज हो। इस चुड़ैल से तुम शादी करना चाहते थे। नहीं, मैं धोखेबाज नहीं हूँ। मेरा एक्सीडेंट हो गया और मेरा पैर टूट गया। ये देख लो मेरा पैर। लेकिन बाद में मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, लेकिन तुम नहीं मिली। तुम्हारे घर वाले बोले कि वो गायब हो गई है। मैंने उसके बाद गांव छोड़ दिया। चुड़ैल थोड़ा नर्म पड़ने लगी। दर्दनाक प्यार की कहानी सुनकर रागिनी की माँ रोने लगी और बोली, बहन
तुमने इनसे सच्चा प्यार किया है और जिसे हम प्यार करते हैं उसे दुख नहीं पहुंचाते। इसलिए मेरी बेटी और मेरे पति को छोड़ दो। बहुत बहुत मेहरबानी होगी। एक काम करो, मुझे मुक्ति दे दो। कैसे कैसे मुक्त करूं? मेरे ऊपर पवित्र गंगाजल छिड़क दीजिए और ये दुपट्टा जला दीजिए, मैं मुक्त हो जाऊंगी। राजेंद्र बाबू पूजा घर से गंगाजल लाकर रागिनी के ऊपर छिड़क देते हैं और उस दुपट्टे को जला देते हैं। रागिनी बेहोश हो गई। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी घटना घट जाती है, लेकिन तब हमें अपने सब्र से काम लेना चाहिए। लेखापनी आसाम का आखिरी स्टेशन था। इस स्टेशन की एक और खासियत थी, यहाँ रात होते ही सन्नाटा छा जाता था। पूरा स्टेशन खाली होता था, प्लेटफॉर्म भी खाली। ना कोई रेलवे ऑफिसर और ना ही कोई राहगीर। रात के अंधेरे में इस स्टेशन पर मौत का तांडव होता था। कुछ साल पहले की बात है। गलती से दो युवक लेखापनी के प्लेटफॉर्म पर उतरे, जीतू और संजय। अबे ये प्लेटफॉर्म है या खंडहर? मुझे क्या पता, मैं तो जिंदगी में पहली बार यहाँ आया हूँ। तूने एड्रेस तो बराबर देखा था ना? यही है ना जो स्टेशन हमें उतरना था? हाँ यार, देखा था, बराबर देखा था। पर यहाँ इंसान तो क्या, कोई जानवर तक नहीं दिख रहा है। तभी जीतू के पास से एक काली बिल्ली गुजरी। जानवर तो है भाई। और फिर दोनों को छन छन की आवाज सुनाई दी। दोनों पीछे घूमे तो एक बहुत सुंदर गांव की छोरी उनकी ओर आ रही थी। क्या लड़की है? ये मिल जाए तो जिंदगी बन जाए। कहाँ मेरी पत्नी और कहाँ ये? वो लड़की उन दोनों के पास आई। बाबूजी, आप लोग यहाँ नए हैं क्या? हाँ, यहाँ कोई क्यों नहीं है? अरे बाबूजी, ये एक छोटा सा गांव है और गांव वाले तो सूरज ढलते ही सो जाते हैं, तो भला इतनी रात को यहाँ कोई कैसे होगा? तो तुम यहाँ कैसे? मेरी तो दुकान यहाँ है। दिन भर मेरे बाबा दुकान संभालते हैं और रात में मैं, जो बाहर के राहगीर आते हैं, उनके चाय नाश्ते का प्रबंध करते हैं हम। बहुत अच्छे। वैसे भी हमें भूख लगी है। तो आइए बाबूजी। सुंदरी उन दोनों को अपने छोटे से ठेले पर ले गई और उन्हें चाय पिला दी और फिर उनके लिए नाश्ता बनाने लगी। ये स्टेशन कुछ ज्यादा खाली नहीं रहता। वो तो है बाबूजी। ये तो कोई भूतिया स्टेशन लगता है। आपको कैसे पता चला? क्या मतलब? क्या यहाँ सच में भूत हैं? लोगों का मानना तो है कि यहाँ एक लड़की का भूत रहता है। लड़की का भूत? हाँ, कई सालों पहले ये स्टेशन किसी आम स्टेशन की तरह था। यहाँ भी लोगों की भीड़ रहती थी, पर सांझ होने के बाद अक्सर ये स्टेशन खाली हो जाया करता था। एक रात इस स्टेशन पर कोई न था। एक गांव की लड़की यहाँ चाय का ठेला लगा रही थी। एक ट्रेन रुकी और कुछ आदमी ट्रेन से नीचे उतरे। बाबूजी, आप चाय पियेंगे? क्यों नहीं, जब पिलाने वाली इतनी अच्छी है तो चाय पीना तो बनता है। आप बैठिए, मैं चाय बनाती हूँ। क्या लड़की है ना, कमाल है। गांव वाली लड़की गजब होती है। तू भी वही सोच रहा है जो मैं सोच रहा हूँ? हाँ बिल्कुल, नेकी और पूछ पूछ। वो बेचारी गांव वाली चाय बनाती रही और वो आदमी हवस से उसे घूरते रहे। उन आदमियों ने उस लड़की को पकड़ लिया, दूसरे ने हाथ और तीसरे ने उसका मुंह बंद कर दिया। वो तीनों उसकी इज्जत लूटने की कोशिश करने लगे। लड़की ने अपनी पूरी ताकत लगाई और किसी तरह उन तीनों को धक्का देकर भागने लगी। वो भागते भागते रेल की पटरी पर कूद गई। उन दरिंदों ने उसका पीछा तब भी नहीं छोड़ा। वो डरी सहमी भागती रही और फिर सामने से रेल आई। वो सारे आदमी तो प्लेटफॉर्म पर कूद गए, पर वो लड़की कूद न पाई। ट्रेन ने उस लड़की के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उस रात से सभी लोग मानते हैं कि वो गांव वाली लड़की अब भी हर रात इस स्टेशन पर अपनी दुकान लगाती है। ये सुनकर संजय घबरा गया। तुम्हें ये सब कैसे पता? सुंदरी ने कुछ जवाब न दिया। अरे मुझे तो लगता है कुछ गड़बड़ है भाई। संजय ने अपना फोन निकाला और सुंदरी की तस्वीर खींचने की कोशिश करने लगा। जैसे ही सुंदरी ने कैमरे में देखा तो दोनों डर गए, क्योंकि मैं ही वो लड़की हूँ। जीतू और संजय डर के मारे ट्रेन की ओर भागे। वो लोग ट्रेन की एक बोगी से दूसरी बोगी में भागते रहे। भाग संजय भाग, वो मेरे पीछे है भाई। भाग हुकूमत, भाग जल्दी भाग। संजय डरा हुआ था। वो गिर गया। वो भूतनी उसके पास आई।
अब मैं तुझे खूबसूरत नहीं दिख रही? इतनी देर से तो मेरी कमर देख रहा था, अब क्या हुआ? माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तेरे जैसे किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। भूतनी ने संजय के चेहरे पर पैर रख दिया। संजय की मुंडी ट्रेन के फर्श के नीचे चली गई। संजय की चीख सुनकर जीतू डर गया और डर के मारे चिल्लाने लगा। मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरा परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, मुझे माफ कर दो। चुड़ैल जीतू के सामने आ गई और जोर जोर से हंसने लगी। तेरे पास तो पत्नी भी है, फिर भी तुझ में हवस भरी है। तुझ जैसे आदमियों को जीने का कोई हक नहीं। चुड़ैल जीतू को घसीटते हुए ट्रेन के बाहर ले गई, उसकी गर्दन मरोड़ दी और फिर उसको स्टेशन के साइन बोर्ड पर लटका दिया। हर किसी हवस के मारे का यही हाल होगा। ये आखिरी स्टेशन इन सब हवसियों की जिंदगी का आखिरी स्टेशन होगा। ट्रेन में इस्मत बैठा हुआ मेघना के आने का इंतजार कर रहा है। पता नहीं ये लड़की कहाँ रह गई। तभी उसके मोबाइल पर मैसेज आता है। आई एम सॉरी इस्मत, मम्मी की अचानक से तबीयत खराब हो गई और उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। मैं नहीं आ सकती, टाइम मिलने पर कॉल करूंगी। अरे यार, अब तो अकेले ही सफर करना पड़ेगा। उसने देखा कि उसके सामने वाली सीट जो अभी तक खाली पड़ी थी, उस पर एक खूबसूरत औरत आकर बैठती है। उसने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई है और माथे पर एक काले रंग की बिंदी है। मौसम कितना बढ़िया है, हल्की बारिश भी शुरू हो चुकी है और अगर इससे बातें शुरू हो जाएं, तो सफर अच्छे से कटेगा। वो औरत अपनी बैग की जिप खोलने की कोशिश करती है, लेकिन उससे जिप नहीं खुलती। लाइए, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। इस्मत को वो औरत बैग दे देती है और वो उसकी जिप खोल देता है। शुक्रिया, पता नहीं कैसे जाम हो गई थी। वैसे आप कहाँ जा रही हैं? मैं दिल्ली जा रही हूँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी अटेंड करने। अरे वाह, मैं भी अपने दोस्त की वेडिंग अटेंड करने ही जा रहा हूँ। मैं गाजियाबाद तक जाऊंगा। चलो ठीक है, गाजियाबाद तक तो कोई है जिससे बातें करते सफर कट जाएगा। सुनकर इस्मत मुस्कुराता है। मेरा नाम इस्मत है और आपका? मैं यक्षिणी हूँ। सुनते ही इस्मत अचानक से डर गया। रक्षिणी। अरे आप तो डर ही गए, मैं तो मजाक कर रही थी। मेरा नाम असल में पल्लवी है। सुनकर वो अपने मुंह से हवा छोड़ता है और चैन की सांस लेता है। आपने तो मुझे डरा ही दिया था। ट्रेन अब चलने वाली ही होती है। उसी टाइम मेघना आती है और अचानक से उस औरत के बराबर में इस्मत के सामने बैठ जाती है, जिसे देखकर इस्मत खुश भी हो जाता है और चौंक भी जाता है। अरे तो तुमने मैसेज किया था कि तुम नहीं आ सकती। अरे वो तो मैंने बस एक छोटा सा मजाक किया था। तुम भी ना मजाक में कुछ भी बोल देती हो। ट्रेन तेज रफ्तार से चलने लगती है। इस्मत ने उन दोनों का इंट्रोडक्शन करवाया और तीनों बातें करने लगे। तभी एक अधेड़ उम्र का आदमी आता है और चिल्लाकर कहता है, आज अमावस्या की रात है। आज की रात इस ट्रेन में एक डायन घूमती है, सब अपना ध्यान रखना। कहकर वो आगे चला जाता है। ट्रेन में बैठे सभी लोग एक दूसरे से कुछ न कुछ बोलने लगते हैं। ये अंकल ऐसा क्यों बोल रहे थे? अरे मुझे तो वो बुढ़ा पागल लग रहा था। आज के टाइम में डायन, कितनी अजीब बात है यार। एक आदमी सामने वाली सीट पर जो काफी देर से बैठा होता है, वो सिगरेट पीने लगता है, जिसका धुआं पल्लवी की नाक तक आ रहा होता है। कितना बदतमीज आदमी है। इन सिगरेट पीने वालों को तो गला काटकर मार देना चाहिए। उसी समय पल्लवी अपने बैग से कुछ निकालने के लिए उसकी जिप से अंदर हाथ डालती है और उसकी बैग से एक काले रंग की गुड़िया निकलकर नीचे गिर जाती है। इसके बैग से काले जादू वाली गुड़िया निकली है और इसकी बातें भी ठीक नहीं लग रही। अभी ये उस आदमी को मारने की भी बात कर रही थी। कहीं ये पल्लवी ही तो डायन नहीं? पल्लवी उस गुड़िया को वापस अपनी बैग में रख लेती है। तभी वो सिगरेट पीने वाला आदमी अपनी सीट से उठकर आगे चला जाता है। एक्सक्यूज मी, मैं जरा अभी आती हूँ, मैं भी चलती हूँ, मुझे टॉयलेट जाना है। वो दोनों भी वहाँ से चली जाती हैं। कुछ देर बाद मेघना तो वापस आ जाती है, लेकिन पल्लवी नहीं आती। पल्लवी कहाँ रह गई? उसने कहा कि अभी आ रही है। थोड़ी देर बाद पल्लवी भी वापस आ जाती है, लेकिन वो आदमी नहीं लौटता।
अब इश्मत अपनी जगह से उठता है और वो पीछे टॉयलेट की तरफ जाता है। वो देखता है कि सिगरेट पीने वाला आदमी गेट के पास मरा पड़ा है। इश्मत चुपचाप टीटी के पास जाकर उसको सब कुछ बता देता है। तभी सामने से दरवाजे की तरफ पल्लवी आती नजर आती है। क्या बात है इश्मत, आप यहाँ क्यों रुक गए? उसकी नजर उस आदमी पर पड़ती है जो दरवाजे के पास मरा पड़ा है। इश्मत टीटी से कहता है, ये इसी ने इसको मारा है। ये डायन है। ये आप क्या कह रहे हैं? इश्मत और टीटी दोनों मिलकर उसको पकड़ते हैं और उसके हाथ पैर बांधकर वहीं टॉयलेट में उसको बंद कर देते हैं। इसके बारे में किसी को नहीं बताना, वरना ट्रेन में भगदड़ मच जाएगी। अगले स्टेशन पर हम इसको पुलिस के हवाले कर देंगे। इश्मत वापस मेघना के पास जाकर उसको सब कुछ बता देता है। अच्छा हुआ तुमने उसको बांधकर टॉयलेट में बंद कर दिया, वरना पता नहीं वो और किस किस की जान ले लेती। मेघना सामने देखती है तो टीटी आता हुआ नजर आता है। वो उसको देखकर न जाने क्यों उठकर चली जाती है। मैं जरा अभी आती हूँ। इश्मत सोचने लगता है कि इसको अचानक कहाँ जाना पड़ गया। वो लड़की जो सामने बैठी थी, क्या वो आपके साथ है? जी हाँ। आप दोनों के टिकट दिखाइए। इश्मत अपना टिकट दिखाते हुए कहता है, उसका टिकट उसी के पास होगा। टीटी चला जाता है। तभी इश्मत के मोबाइल पर मेघना की कॉल आती है। वो रिसीव करके कान पर लगा लेता है। क्या हुआ मेघना, तुम कहाँ रुक गई? सॉरी इश्मत, मैं नहीं आ सकी। मम्मी की तबीयत अगर ठीक होती तो मैं जरूर आती। तुमको बुरा तो नहीं लग रहा? ये सुनकर इश्मत डर जाता है और उसको मोबाइल छूटकर नीचे गिर जाता है। अगर मेघना घर पर है तो मेरे साथ कौन है? वो सामने देखता है तो टीटी भी दिखाई नहीं देता। इश्मत मोबाइल उठाकर जल्दी से टॉयलेट की तरफ जाता है और पल्लवी के हाथ पैर खोलकर उसको आजाद कर देता है। जो लड़की तुम्हारे साथ सफर कर रही है वही असली डायन है। मैंने इस ट्रेन के बारे में बहुत कुछ सुना था, इसलिए मैं उसको मारने यहाँ आई थी। मुझसे गलती हो गई। वो मेरी दोस्त के रूप में आई थी, इसीलिए मैं उसको पहचान नहीं सका। पल्लवी इश्मत के साथ सीट पर जाती है और अपने बैग से वही गुड़िया निकालकर उसमें एक लाल धागा बांधती है और फिर वो दूसरे दरवाजे की तरफ जाते हैं, जहाँ पर उसको दिखाई देता है कि टीटी की गर्दन पर मेघना अपने दांत गड़ाए खड़ी है और उसका खून पी रही है। इस टाइम वो बहुत डरावनी लग रही होती है और अपने असली रूप में आ जाती है। टीटी भी मर चुका था। इश्मत टीटी को उससे छुड़ाने की कोशिश करता है। डायन इश्मत में उलझ कर रह जाती है। मौका देखकर पल्लवी डायन के बाल खींचकर जितने भी उसके हाथ में आते हैं उसको गुड़िया पर बांध देती है। फिर कोई मंत्र पढ़ती है। ट्रेन के बाकी के लोग भी ये सब देख रहे होते हैं। सब के सब डरे हुए दिखाई देते हैं। भाई साहब जल्दी से लाइटर दीजिए। पल्लवी एक मंत्र पढ़कर गुड़िया में आग लगा देती है और उसके साथ डायन में भी अपने आप आग लग जाती है। वो टीटी की लाश और इश्मत को छोड़ देती है। आग लगते हुए ही वो दरवाजे से बाहर फ्लाईओवर के नीचे गिर जाती है। जलती हुई गुड़िया भी पल्लवी अब ट्रेन से बाहर ही फेंक देती है। तो ठीक तो? पल्लवी उसकी तरफ देखती है। हाँ मैं ठीक हूँ, अब आप दोनों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो अब कभी इस ट्रेन में नहीं आएगी। उसके बाद सभी अपना सफर आराम से करते हैं और डायन का किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है।